Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about some important questions for MSc entrance examination in the topic Animal Physiology और ये सारे questions related हैं JNU entrance examination से लाइफ साइंस के लिए MSc लाइफ साइंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, rods and cones are two different types of photoreceptors in the retina of vertebrates. The rod cells provide the basis for vision in रॉड सेल्स किसके लिए फॉलोइंग ऑप्शंस में से रॉड सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है। और रॉड्स और कोन ये दोनों ही क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं रेटिना की। ये क्वेश्चन आ चुका है 2015 में। और ऑप्शंस हैं ब्राइट लाइट एंड फॉर कलर, डिम लाइट एंड फॉर कलर, डिम लाइट एंड ब्राइट लाइट। इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है रॉड सेल्स? किसमें से भी? रेटिनल सेल्स में जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप के फोटो रिसेप्टर्स हैं, एक होती है कॉन सेल्स और एक होती है रॉड सेल्स। एक रिस्पॉन्सिबल होती है ब्राइट लाइट के लिए और एक दूसरी रिस्पॉन्सिबल होती है डिम लाइट के लिए। ठीक है, अगर हमको पता है दोनों में से कौन डिम लाइट के लिए है कौन ब्राइट लाइट के लिए है तो हम आसानी से बता सकते हैं। और हमको यहाँ पे पूछ रहा है रॉड सेल्स के बारे में। रॉड सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ब्राइट लाइट के लिए और कलर विजन के लिए, ब्राइट लाइट और कलर के लिए, डिम लाइट और कलर के लिए, डिम लाइट के लिए केवल या ब्राइट लाइट के लिए केवल। तो अगर बात करें फोटो रिसेप्टर्स की, फोटो रिसेप्टर सेल्स इनके नाम से पता चल रहा है, फोटो का मीनिंग है लाइट और रिसेप्टर का मीनिंग एक्सेप्ट करने वाला। तो जो लाइट को एक्सेप्ट करे वो सेल्स होती हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, और ये रेटिनल सेल्स में मिलती है क्योंकि रेटिना पे ही जो लाइट है वो पड़ती है और उसके बाद आगे की प्रोसेसेस होती हैं। तो रॉड्स एंड कोन सेल्स में से जो रॉड सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एट लो लाइट, मतलब डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट दे डू नॉट मीडिएट कलर विजन। ये कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोन सेल्स। कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे लाइट विजन या जो ब्राइट लाइट का विजन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड ऑल्सो द कलर विजन। केवल कोन सेल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए भी और ब्राइट लाइट के लिए भी। और केवल जो रॉड सेल्स है वो केवल एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किस लिए? डिम लाइट के लिए, या जिस समय नाइट का टाइम होता है, लाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, लाइट की इंटेंसिटी जब कम होती है उसको एक्सेप्ट करने का काम कौन करेगा? रॉड सेल्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड वाला। ये केवल रिस्पॉन्सिबल है डिम लाइट विजन के लिए, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ब्राइट लाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथेमोग्लोबिन इज अ फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन इन विच द आयरन in the heme group is in the ferric state instead of the ferrous state. The ferric state of heme is responsible for which? और ये क्वेश्चन आ चुका है 2015 में। क्वेश्चन में सीधे पूछ रहे हैं कि अगर मेनली जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप होता है, वहाँ पे जो आयरन है वो किसकी फॉर्म में होता है? फेरिक स्टेट में होता है, सॉरी फेरस स्टेट में होता है, Fe2+ वाली स्टेट में। अगर ये स्टेट फेरिक हो जाए यानी कि Fe3+ हो जाए और हीमोग्लोबिन मिथेमोग्लोबिन बन जाए तो उस कंडीशन में फॉलोइंग ऑप्शंस में से क्या होगा? इट डज नॉट बाइंड विद ऑक्सीजन, increases the binding affinity of oxygen, induces conformational changes in respiratory pigment from a T state to relaxed और R state. टॉट स्टेट या टेंस स्टेट से ये इसको रिलैक्स स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। कॉजेज डिसोसिएशन ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास 2 सब यूनिट्स चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, उनका डिसोसिएशन कर लेगा, या ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होगा या फिर ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ा देगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पहले अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हीमोग्लोबिन है जो जिसमें 2 टाइप की सब यूनिट्स हैं, बीटा चेन और अल्फा चेन। नीचे वाली अल्फा है, ये जो ऑरेंज कलर की दिख रही है, और ये वाली बीटा चेन है। इसके पास भी बीटा 1 और बीटा 2 सब यूनिट्स हैं और अल्फा 1 और अल्फा 2 सब यूनिट्स हैं। इन चारों के चारों सब यूनिट्स के पास, ये चारों की चारों चेन्स के पास बीच में इनके मिडिल में एक हीम ग्रुप होता है। हीम ग्रुप में आयरन प्रेजेंट होता है और ये फेरस स्टेट में होता है यानी कि Fe2+ स्टेट में होता है। ठीक है, और इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बाइंड होती है। ऑक्सीजन मेनली जो बाइंडिंग पॉइंट है वो यहीं पे है, ऑक्सीजन इन्हीं चारों पे
बाइंड होंगे, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल यहीं पे जाके बाइंड होंगे। मिथेमोग्लोबिन एक टाइप का हीमोग्लोबिन का ही टाइप है, जिसमें हीमोग्लोबिन में जो हीम ग्रुप है वहाँ पे Fe2+ स्टेट ना होके Fe3+ होता है, यानी कि फेरिक स्टेट होती है। मिथेमोग्लोबिन इज अ हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ मेटेलोप्रोटीन in which the iron in the heme group is in the form of ferric state। मतलब फेरिक स्टेट में जब आयरन, जो आयरन है उसकी स्टेट फेरस से फेरिक हो जाए, उस स्टेट में अगर आयरन प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में, तो इस टाइप के हीमोग्लोबिन को मिथेमोग्लोबिन कहेंगे। और जो मिथेमोग्लोबिन है इट कैन नॉट बाइंड विद ऑक्सीजन, जो सबसे पहला वाला ऑप्शन था, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास कि ये ऑक्सीजन की एफिनिटी को बढ़ा देता है, ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होता है तो बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ाएगा नहीं, तो ये वाला तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। कन्फर्मेशनल चेंजेस रेस्पिरेटरी पिगमेंट फ्रॉम टेंस स्टेट टू रिलैक्स स्टेट, ये कब चेंज होता है? जिस टाइम पे ऑक्सीजन बाइंड नहीं होती है हीमोग्लोबिन के साथ, उस टाइम पे हीमोग्लोबिन टी स्टेट में होता है। और जैसे ही ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल इंड्यूस हो जाता है, अब फर्स्ट वाले को इंड्यूस होने में टाइम लगता है, यानी कि उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो टेंस स्टेट में है। जैसे जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होते जाते हैं, फोर्थ वाले मॉलिक्यूल के लिए, जो सबसे लास्ट वाला होगा, उसके लिए जो हीमोग्लोबिन की स्टेट होगी और हीमोग्लोबिन का जो टॉट स्टेट होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी रिलैक्स स्टेट में, तो उसको ज़्यादा आसानी होगी अपने आप को इंड्यूस कराने में। तो ये कन्फर्मेशनल चेंजेस इसकी वजह से नहीं आते हैं। और लास्ट डिसोसिएशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स, ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। ये जो मिथेमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता है। इस कंडीशन में अगर आयरन फेरिक स्टेट में है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करेगी, मतलब मिथेमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन का टाइप है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनक्रियाज इज कॉल्ड, इनमें से पेनक्रियाज को क्या कहते हैं? फॉलोइंग ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है 2016 में। ऑप्शंस हैं ऑटोक्राइन ग्लैंड, पैराक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड एंड सीरस ग्लैंड। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मिक्स्ड ग्लैंड वाला, क्योंकि पेनक्रियाज जो है वो दोनों टाइप के फंक्शन प्ले करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी और एंडोक्राइन फंक्शन भी। एक्सोक्राइन फंक्शन प्ले करने के लिए यहाँ पे इनके पास डक्ट्स एंड लॉब्यूल्स होते हैं, जिनके थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक रस जो होते हैं वो इन डक्ट और लॉब्यूल्स के थ्रू जाते हैं डिओडिनम तक। तो इनके थ्रू ये सिक्रीशन करते हैं एंजाइम्स का, जो क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। और जो एंडोक्राइन साइट्स हैं, एंडोक्राइन साइट के लिए यहाँ पे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस मिलती है, जिनमें 3 टाइप की सेल्स होती है मेनली, अल्फा बीटा गामा, जिनसे ग्लूकागॉन इंसुलिन मेनली सिक्रीट होते हैं। और ये हार्मोन से ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये सफिशिएंट अमाउंट में, सफिशिएंट लेवल पे बनाए रखने का काम करते हैं। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है और ग्लूकागॉन उसे इंक्रीज करने का काम करता है। इस तरीके से ये ग्लूकोज के लेवल को सफिशिएंट बनाने में हेल्प करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इस तरीके से जो पेनक्रियाज है वो किस टाइप की ग्लैंड है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप के फंक्शन प्ले करती है। ऑटोक्राइन ग्लैंड, पैराक्राइन ग्लैंड, ये कुछ तरीके की सिग्नलिंग जो ग्लैंड्स करती हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग और पैराक्राइन सिग्नलिंग, इसके लिए हेल्पफुल है। मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रियाज। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज इन्वॉल्व्ड इन म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शंस विद बैक्टीरिया? इनमें से कौन सा ऐसा ह्यूमन एनाटॉमी का पार्ट है ऑप्शंस में से जिसमें म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन होता है बैक्टीरिया के साथ? म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन जहाँ पे दोनों स्पीशीज़ को एक दूसरे के साथ रहने में कुछ फ़ायदा होता है, बेनिफिशियल होता है उनके लिए ये। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है? ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 में। ऑप्शंस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, थ्रॉट एंड ईसोफेगस। इनमें से कहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसके पार्ट है, इनमें से कहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होते हैं? Symbiotic interaction between two species which are beneficial to each other is called mutualistic interaction। जहाँ पे symbiotic interactions हैं, जहाँ पे दोनों ही स्पीशीज़ को एक दूसरे के साथ रहने पर
कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा हो, इसलिए वो एक दूसरे के साथ है। वो एक पहले वाला दूसरे के लिए कुछ बेनिफिशियल है और दूसरा वाला पहली वाली स्पीशीज़ के लिए बेनिफिशियल है। इस टाइप का जो इंटरेक्शन है उसे कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन। ह्यूमन हैव म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन humans have mutualistic relationship with the bacteria which lives in the intestinal tract. intestinal tract में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए मेनली, और ये म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन बनाते हैं ह्यूमन एनाटॉमी के साथ। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली बैक्टीरिया मिलते हैं, गुड बैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं। इन स्टमक and small intestine few species of bacteria are present, and in the colon is the part of large intestine contains the large microbial density। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो स्टमक है वहाँ पे बैक्टीरिया की जो डेंसिटी होती है या जो स्पीशीज़ होती है बैक्टीरिया की वो उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है कंपैरेटिव टू लार्ज इंटेस्टाइन। और मेनली लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन वाला पोर्शन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी मिलती है बैक्टीरिया की। ये डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं और साथ ही साथ ये फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। जो विटामिन के है, विटामिन के फॉर्मेशन के लिए भी ये हेल्प करते हैं। विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है और हेल्पफुल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं इस तरीके से फ़ायदा देते हैं हमारी एनाटॉमी को, ह्यूमन एनाटॉमी और मेनली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए। तो इस तरीके से ये म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन बनाते हैं और सबसे ज़्यादा डेंसिटी मिलती है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो हैं वो स्टमक से रिलेटेड हैं। मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उससे रिलेटेड है। इनमें से स्मॉल इंटेस्टाइन भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे भी म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट मानेंगे। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर अरेंजमेंट्स फ्रॉम इनर टू आउटर साइड ऑफ रेटिनल लेयर इज करेक्ट। इनमें से इनर से आउटर साइड को जो रेटिनल लेयर्स हैं और जो रेटिनल सेल्स हैं मेनली, उनको करेक्ट सीक्वेंस में हमको बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है रेटिनल सेल्स का, इनर टू आउटर साइड का अरेंजमेंट। पहला ऑप्शन है गैंग्लियोनिक सेल सबसे इनर में है, उसके बाद बाइपोलर सेल्स, फिर फोटो रिसेप्टर्स एंड देन लास्ट में कुरॉइड। फिर क्या है, फोटो रिसेप्टर्स, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियोनिक सेल्स और कुरॉइड। फोटो रिसेप्टर्स, गैंग्लियोनिक सेल्स, बाइपोलर सेल्स, कुरॉइड, फोटो रिसेप्टर्स, बाइपोलर, एमाक्राइन सेल्स एंड कुरॉइड। तो कुरॉइड यहाँ पे सबसे लास्ट में है। कुरॉइड क्या है, ये एक लेयर होती है, मेनली कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर होती है। यहाँ पे ब्लड भी होता है। अगर हम आई का स्ट्रक्चर देखें तो आई में सबसे पहले एक जो बाहर वाली लेयर है जहाँ पे कॉर्निया वगैरह आते हैं, ये वाली जो लेयर है सबसे आउटर साइड की, उसे स्क्लेरा कहते हैं। इसके बीच में एक मिडिल लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, इसको कहते हैं कुरॉइड। और इसके लास्ट में एक और लेयर होती है जिसे कहते हैं रेटिनल लेयर, जहाँ पे जो लाइट है या जो इमेज है उसको पहुँचाया जाता है। इमेज यहाँ पे बनती है और उसके बाद आगे प्रोसेस करके इसे ब्रेन तक पहुँचाया जाता है बाय द ऑप्टिक नर्व, राइट। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी रेटिना की, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, और उसके बाद की लेयर होगी कुरॉइड। तो कुरॉइड यहाँ पे सबसे लास्ट में है और कुरॉइड सबसे आउटर साइड में होगा। फिर यहाँ पे जो 3 सेल्स हैं ये रेटिनल सेल्स हैं। रेटिनल सेल्स मेनली 5 टाइप की होती हैं। फोटो रिसेप्टर्स जिसमें रॉड्स एंड कोन आती हैं, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। एमाक्राइन सेल जैसे यहाँ पे है एमाक्राइन सेल्स, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियोनिक सेल और एक और सेल होती है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स। तो ये 5 टाइप की सेल्स होती हैं रेटिनल लेयर में या रेटिना में 5 टाइप की सेल्स मिलती हैं। और ये सेल्स क्या होती है, बेसिकली ये क्या है, न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट मिलता है हमारे रेटिनल लेयर में। सबसे पहले और इनर मोस्ट जो लेयर होती है, इनर मोस्ट जो सेल होती है वो होती है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स का काम होता है लाइट को एक्सेप्ट करना, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। ये 2 टाइप की होती हैं, कोन्स एंड रॉड। कोन रिस्पॉन्सिबल है डे लाइट विजन के लिए और रॉड रिस्पॉन्सिबल है नाइट वाले विजन के लिए, डिम लाइट विजन के लिए। ये दोनों सबसे पहले प्रेजेंट होती है इनर मोस्ट। अगर हम आउटर साइड से स्टार्ट करेंगे, आउटर टू इनर पूछा गया होगा तो सबसे आउटर में दूसरी टाइप की होंगी। इनर मोस्ट कौन सी है, रेटिनल
लेयर है वहाँ पे भी इनर मोस्ट जो सेल हैं वो फोटो रिसेप्टर सबसे पहले हैं। उसके बाद एमाक्राइन जो सेल्स सबसे पहले यहाँ पे है, ये वाला इनर मोस्ट दिखा रहे हैं, ये वाले कोन सेल्स हैं और ये वाली रॉड सेल्स हैं, इनको कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। उसके बाद जो सेल्स होती हैं इनके बीच में हॉरिजॉन्टल सेल्स भी हैं और ये वाली सेल्स होती हैं बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर इनका नाम है, ये बाइपोलर न्यूरॉन्स वाली सेल्स हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं जिनके पास एक एक्सटेंशन डेंड्राइट्स का होगा, एक एक्सटेंशन एक्सॉन का होगा, ठीक है। और उसके बाद गैंग्लियोनिक सेल्स आती हैं। ये 3 मेन टाइप की सेल्स हैं। एमाक्राइन और हॉरिजॉन्टल सेल्स को अगर हम साइड कर दें तो ये 3 जो है ये मेन टाइप की सेल्स हैं। गैंग्लियोनिक सेल जो हैं ये बेसिकली क्या है, गैंग्लियन है। गैंग्लियन क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वहाँ पे एक टाइप की सेल बॉडी मिलती है जिसपे डेंड्राइट्स भी होते हैं और एक लॉन्ग एक्सटेंशन होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको कहते हैं सेल बॉडी, और ये जो नीचे का एक्सटेंशन है इसे कहते हैं नर्व फाइबर या एक्सॉन। तो ये वाला जो पोर्शन है, जितनी भी सेल्स हैं, ये क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, इनको कहते हैं गैंग्लियन। तो यहाँ पे ये गैंग्लियोनिक सेल्स हैं और इन्हीं के जो एक्सटेंशन है पीछे वाला, ये बनाते हैं ऑप्टिक नर्व को। ये सबसे लास्ट में प्रेजेंट होगी, उसके बाद तब ऑप्टिक नर्व बन जाएंगी। और ऑप्टिक नर्व क्या है, सेकंड क्रेनियल नर्व है और ये वापस जाके ऊपर ऑप्टिक कियाज्मा बना के फिर ऑप्टिक लोब्स के पास जाएगी। मिड ब्रेन में ऑप्टिक ट्रैक्ट्स होंगी, ऑप्टिक ट्रैक्ट्स बनेंगी, ऑप्टिक लोब्स होंगी और लास्ट में जाके ये ऑक्सीपिटल जो लोब है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाती है। उसके बाद ब्रेन इमेज फॉर्म करता है, इमेज को किस तरीके से इसको प्रोसेस होना चाहिए वो सारी चीज़ें कराता है। तो विजन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व है क्या, ये जो सेल बॉडीज़ हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स में जो सेल बॉडीज़ हैं न्यूरॉन की, उन्हीं के जो एक्सटेंशंस हैं यानी जो एक्सॉन्स हैं जिन्हें हम नर्व फाइबर भी कहते हैं, उनका बंडल है। नर्व क्या होती है, एक्सॉन का बंडल होती हैं और जो गैंग्लियन है वो न्यूरॉन सेल बॉडीज़ का क्लस्टर है। क्लस्टर क्या है, गैंग्लियन, और नर्व क्या है, इनके जो बचे हुए एक्सटेंशन है इनका बंडल है। तो जो ऑप्टिक नर्व है वो इन्हीं टाइप की सेल्स, गैंग्लियोनिक सेल्स के ही क्या है, एक्सटेंशंस हैं और एक्सॉन्स हैं। तो इसके बाद यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व फॉर्म हो जाएगी गैंग्लियन सेल्स से। तो सबसे लास्ट में कौन होगी, गैंग्लियन सेल्स। उसके बीच में ये जो 3 टाइप की सेल्स हैं, बाइपोलर सेल्स, एमाक्राइन सेल्स एंड हॉरिजॉन्टल सेल्स, ये इन्फॉर्मेशन कैरी करने का काम करती हैं। जो इन्फॉर्मेशन फोटो रिसेप्टर्स ने एक्सेप्ट की, उन इन्फॉर्मेशंस को गैंग्लियन सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। ये बीच में ये ब्रिज की तरह या लिंकेज की तरह काम करती है, लिंक की तरह काम करती है इनके बीच में। तो सबसे पहले कौन है, रॉड सेल्स, फिर बाइपोलर सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड एमाक्राइन सेल्स, और फिर गैंग्लियन सेल्स हैं। और उसके बाद कोरॉइड उसके बाद होगा, क्योंकि रेटिनल लेयर के बाद कोरॉइड है, वो मिडिल लेयर है, रेटिनल लेयर है और उसके बाद कोरॉइड है। अगर वहाँ पे ऑप्टिक नर्व दिया रहता तो ऑप्टिक नर्व सबसे लास्ट में होती। आउटर टू इनर लिखा होता, आउटर टू इनर पूछा गया होता तो सबसे आउटर में कोरॉइड, उसके बाद गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स और एमाक्राइन एंड हॉरिजॉन्टल सेल्स, इनके बीच में ब्रिज का काम करते हैं। और लास्ट में आता आपका रॉड सेल्स और कोन सेल्स विच आर फोटो रिसेप्टर्स, राइट। तो यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट सही होगा, सबसे पहले फोटो रिसेप्टर सेल्स, फिर बाइपोलर सेल्स, फिर गैंग्लियोनिक सेल्स एंड देन कोरॉइड, कोरॉइड सबसे लास्ट में। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। फोर्थ वाले ऑप्शन को अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही है, फोटो रिसेप्टर्स, बाइपोलर, एमाक्राइन एंड कोरॉइड। पर यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। जो एमाक्राइन सेल्स हैं वो बीच में ब्रिज की तरह है, आपने अभी स्ट्रक्चर में देखा होगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, एकदम करेक्ट होगा, फोटो रिसेप्टर्स, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियोनिक सेल्स एंड देन कोरॉइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच।